स्क्रीन शो हो गया? यस सर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोग स्टोरी सुन ले कि टॉपिक में स्टोरी क्या है। असल में हम कोर्स न्यूमेरिकल एनालिसिस जो कर रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी मेथड ऐसे हैं जो हमने कैलकुलस में या अलजबरा में किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टम को सॉल्व करना बाय गॉसियन मेथड, बाय गॉस जॉर्डन मेथड, ये हमने अलजबरा में किए थे। लेकिन अलजबरा ने हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशंस दिए थे, उसमें नो एरर्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक कोर्स आ गया कि अगर किसी जगह पर एग्जैक्ट मेथड आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे या काम लेंथी हो तो आप अप्रॉक्सीमेटली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बाय एनी न्यूमेरिकल मेथड। दिस इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो वहाँ पे फिर हमने न्यूमेरिकल मेथड्स लगाए, गॉस-सीडल मेथड का और जैकोबी मेथड्स, ये सारे वो मेथड्स थे। ठीक है, तो जब हमने ये मेथड्स लगाए तो उसने हमें अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन दिया। उसके बाद फिर आ गए थे हम, लाइक कैलकुलस में एक टॉपिक ले ली इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमने कैलकुलस में किया था बट वहाँ से रिजल्ट्स एग्जैक्ट आ रहा था। हमने उसके अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन के लिए दो और मेथड लगाए जिसको हमने ट्रापेज़ॉइडल रूल कहा और सॉम्पसन रूल कहा। इस तरह था ना। तो हम कैलकुलस के मेथड्स को छोड़कर न्यूमेरिकल मेथड्स लगाते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको न्यूमेरिकल मेथड बता देता है और उस पर न्यूमेरिकल मेथड्स लगाने से प्रॉब्लम का अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकल आ जाता है। तो यहाँ पर अभी जो टॉपिक हम करने वाले हैं, ये डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने किधर पढ़ा था अरबाज खान, कौन से सेमेस्टर में पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन? सेमेस्टर नंबर 3 में सर। थर्ड सेमेस्टर में आपको शायद तारिक सर ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था। वहाँ पर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स लगाते थे। एग्जैक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एग्जैक्ट होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स थे और उस पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो वो जो सॉल्यूशन आया था वो सॉल्यूशन एग्जैक्ट आया था। अब आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस कहता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आप एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते बाय इंटीग्रेशन, तो आप क्या करें, आप कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स लगाएं। उन न्यूमेरिकल मेथड्स में एक है आयलर मेथड, आयलर मैथमेटिशियन का नाम है, और एक है रंग कट्टा मेथड। दोनों मेथड्स में से हम एक मेथड टच करना चाहते हैं, आयलर मेथड। आयलर मेथड थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड है, रंग कट्टा मेथड इससे ज़्यादा लेंथी मेथड है। तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था, हमने पिछले क्लास में इंटीग्रेशंस किया था बट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस किया था, और अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक का समझ आ गया कि टॉपिक में टारगेट क्या है? टॉपिक में टारगेट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, बाय न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व करेंगे। और वो न्यूमेरिकल मेथड कौन सा आ गया? हाँ, और बस खाना कमियों मेथड शो। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। कौन सा मेथड आ गया? आइलर मेथड। आइलैंड मैटर। आइलर मेथड। ये यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आ रहे थे, उसकी वजह से मैं वापस आया। एक मिनट। मेरा मतलब ये है कि हम न्यूमेरिकल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। यार ये कौन आ रहा है, बार बार टंग टंग कर रहे हैं। अच्छा, आ गया, ऐसा नवीद आ गया। इसके साथ मसला होता है, अक्सर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। चलो, देखिए अभी मैं क्लास ले रहा हूँ उधर से बार बार, और ये एहसन शाह, ये इसके उसमें मसला है। और बस खान हम दस था मसला था ना यस सर। दे नोरो क्लासों में किम दावी चे माते दा गूगल मीट इशू कई उस टंग टंग कई और तजो डिस्टर्ब की लेक्चर एनी हो सी प्यारा शी प्यारा टेम को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय आइलर मेथड। मैं आपको शॉर्टकट मेन पॉइंट्स की तरफ ले जाता हूँ। फार्मूला क्या है, इसमें काफ़ी सारा डिटेल इसमें पड़ा है, लेकिन बावजूद इसके कि अगर आपको थ्योरी से मुश्किल लगे, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ ले जाता हूँ। जैसे यो मैसेज का सर दे बार बार अटैम्प्ट की, खुद ना अटैम्प्ट किए मसला ज़रा था। और बाज़ यो क्या होता हो मैसेज यार अगज़ दे टंग की लेक्चर डिस्ट्रप्शन। अच्छा,
तो मैं आपको ले जाता हूँ फार्मूले की तरफ और एग्ज़ाम्पल की तरफ। इसमें आपको मैंने असाइनमेंट भी दिया है कि आप कोशिश करें कि बहुत गौर से इस बात को नोट करें। ये फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है, आयलर मेथड का फार्मूला। अरबाज खान, यस सर। उस दे फार्मूले था गोरा। हाँ, मैं आपको फिर एग्जांपल की तरफ ले जाता हूँ। ये जो सारा डेरिवेशंस है, ये जो सारी थ्योरी है, ये आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। इस तरह बगैर एग्जांपल के आपको समझ नहीं आएगा। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स। मैंने आपको यहाँ एक जगह पर बताया, मैंने लिखा पढ़ना चाहिए, मैं बताता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स किधर है। दिस इज़ डी वाई, ये वाई डैश देखिए, वाई डैश। वाई डैश का मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी टी, कोई भी डोमेन वेरिएबल होता है। डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश। वाई डैश का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। सही ना? इस वाई डैश से जब आप डेरिवेटिव को ख़त्म करोगे तो इससे आ जाएगा वाई। मतलब वाई पर डेरिवेटिव लगा है और वो डेरिवेटिव हमने ख़त्म करना है। आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में डेरिवेटिव पे इंटीग्रेशन लगाया था, तो वो डेरिवेटिव ख़त्म हुआ था और फिर आपके पास सॉल्यूशन आया था कि वाई इज़ इक्वल टू समथिंग। तो ये वो जो डेरिवेटिव आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया है, इस डेरिवेटिव को मैंने ख़त्म करना है। आयलर मेथड ये कहता है कि अगर आपने इस डेरिवेटिव को ख़त्म करना है बाय आयलर मेथड, तो आयलर मेथड से आप डेरिवेटिव कैसे ख़त्म करेंगे, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया कि डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए जब आप डेरिवेटिव ख़त्म करोगे तो आपके पास वाई आएगा। देखिए, वाई इज इक्वल टू फर्स्ट सॉल्यूशन, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस समथिंग। फिर दोबारा आइट्रेशन लगाएं, वाई वन, दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर आगे तीसरा आइट्रेशन लगाएं, फिर तीसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये देखें, वाई टू, फिर वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर एंड सो ऑन। जो आइट्रेशन लास्ट सॉल्यूशन आता है फार्मूला, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एफ एन टू एच। एच का मतलब क्या होगा? आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किया हुआ है। अरबाज खान, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से हुई, व्हाट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम? हाँ, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से हुई। अरबाज खान, एनीवन? हाँ सिकंदर, एनीवन कोई बता सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम? सर जी هغه پرابلم به چې بکم کې موږ له دغه ایکس ویلیو راکړي او واي ویلیو پکې موږ فایند کوو. यस गुड। उसमें कंडीशंस गिवन होता है, उसमें कंडीशन गिवन होता है। आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में, अगर आपको याद है तो थर्ड सेमेस्टर में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व किया था, उस पर जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो उसमें कांस्टेंट आ जाता है c1। फॉर एग्जांपल आपने इंटीग्रेशन लगाया तो कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को मालूम करने के लिए आप उस पर वो इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू पुट करें तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। ये देखिए मैंने जो यहाँ पर लिखा है, दिस इज़ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यार ये आप कौन बार बार आ रहे हैं? मैं उधर स्लाइड्स ऑफ करता हूँ, फिर उसकी तरफ दोबारा जाता हूँ और वो अटेम्प्ट होता नहीं है, पता नहीं कौन है। चले, हाँ शिट यार, एक मिनट यार, मैं इस अच्छा, तो अरबाज खान स्क्रीन शो है? यस सर, यस सर। तो आपको एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी। अब आप मेन पॉइंट नोट करिए, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव दिया जाएगा, उस डेरिवेटिव को आप एफ के बराबर कर लें। मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, और ये बल्कि 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये मुकम्मल पेज पे लिख के आप नोट करें, क्योंकि इस पर आपके लोगों का असाइनमेंट भी है। फिर आप लोगों को बहुत सारे मसले आएंगे इसमें, आप मुझसे फिर यही चीज़ें दोबारा पूछ लोगे। डी वाई बाई डी एक्स को आपने एफ़ के बराबर करना है, और इसके साथ आपको एक कंडीशन दिया जाएगा। ये जो y के अंदर, ये जो y के ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, दिस इज़ x वैल्यू, ये x की वैल्यू है, और ये जो राइट साइड पर वैल्यू होगी ये y की वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू आपको फॉर एग्जांपल दिए गई है फ्रॉम 0 to 1, आपको x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक दिए गई है। तो आपको इसका स्टेप साइज़ दिया जाएगा कि स्टेप साइज़ कितना लेना है, h फॉर एग्जांपल 0.2 है, तो 0.2 यहाँ पे आ जाएगा। इसका स्टेप साइज़ बाउंड्री लेते जाएं 0.2, फिर यहाँ पे आएगा 0.3,
सॉरी 0.4, 0.6, 0.8 और फिर 0.1। डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन आपको x की वैल्यू दी जाती है कि यहाँ भी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी ये x शो करेगा, और यहाँ पर राइट साइड पर जो वैल्यू होगी ये y की वैल्यू शो करेगा। x की वैल्यू आप स्टेप साइज़ के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर यहाँ ब्रैकेट में 0 है और यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 1 तक वैल्यू गिवन है, और स्टेप साइज़ के मुताबिक उस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर ले और फिर इस फार्मूले की तरफ आ जाए। मैं आपको फार्मूला यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए ये फार्मूला है जो इन सर्कल मैंने किया है। यहाँ पर इन को आप 0 दोगे तो y1 आ जाएगा, यहाँ पर राइट साइड पर हो जाएगा y1 और लेफ्ट साइड पर हो जाएगा y0। y0 किधर से गिवन होगा? y0 आपको मैंने शुरू में हाईलाइट कर दिया कि दिस इज़ y0। ये जो क्वेश्चन में शुरू में आपको दिए गए ये y0 की वैल्यू होगी। और बस खाना पोइश है, यस सर। ये जो राइट साइड पर वैल्यू होगी इनिशियल कंडीशन में ये y0 शो करेगा, और इधर ब्रैकेट में जो वैल्यू होगी ये x0 शो करेगा। अगर डोमेन t है तो t0 शो करेगा, अगर डोमेन x है तो x0 शो करेगा। वो डिपेंड करते हैं प्रॉब्लम पर। कभी प्रॉब्लम में डोमेन t यूज़ होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। ये तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन पर। लेकिन आप नोट करें कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो कांस्टेंट मालूम करने के लिए हम ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की कंडीशंस पुट करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू निकल आ जाती है, उसको दोबारा आंसर में पुट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर हम इंटीग्रेशंस वाले प्रोसेस नहीं करते, यहाँ पर हम करेंगे आयलर मेथड। आयलर मेथड आपको ये कहता है कि आपको एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का नाम f लगा दो, f इसका नाम मैं f रखूँगा, और जो कंडीशन गिवन है उसके ब्रैकेट में x0 होगा और राइट साइड पर जो वैल्यू होगी वो y0 होगा। आप यहाँ पर इस फार्मूले में पुटिंग करें, आपका डिफरेंशियल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, बट आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा। यहाँ पर जब मैं n को 0 पुट करूँगा तो ये y1, ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगी। लाइक आपको ये देखें स्क्रीन पे नज़र आए y1, y2, y3, y4। जब मैं 0 पुट करूँगा तो y1 और इधर आएगा y0। y0 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी। देखो मैंने हुए लिखा ना, अच्छा y0 की वैल्यू गिवन होगी, ये पॉइंट नोट किया, y0 की वैल्यू गिवन होगी। h की वैल्यू स्टेप साइज है, h की वैल्यू स्टेप साइज जैसा हमने इंटीग्रेशन में लिया था यहाँ पर डेरिवेटिव में भी लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लेंगे। h की वैल्यू या गिवन होती हैं या आप खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी नेक्स्ट एग्जाम्पल में फार्मूला बता रहा हूँ कि h की वैल्यू आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या ज़्यादातर क्वेश्चंस में h की वैल्यू गिवन होती है। तो यहाँ पर h की वैल्यू पुट करूँगा और यहाँ पर आएगा f0। अब अरबाज खान सिर्फ और सिर्फ आप लोग मुझे ये पॉइंट बताएं कि f0 कहाँ से आएगा? f0 नॉट fn की जगह हम पुट करेंगे 0 सर। तो ये देखिए मैं बताता हूँ, एक मिनट सब्र करें। फॉर एग्जांपल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स। ये पॉइंट नोट करें, पूरी लेक्चर में जस्ट ये मुश्किल पॉइंट है कि f0, f1, f2 ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस तरह दिया गया है कि x प्लस वाई, और मेरे ख्याल में ये सवाल मैंने असाइनमेंट में पोर्टल पर भी कल दिया है, x प्लस वाई। आप इस x प्लस वाई को बराबर करें f के। मैंने बता दिया पिछले स्लाइड में कि dy बाई डी को f के बराबर करो, इस तरह बताया ना कि dy बाई डी एक्स को f के बराबर करो। अब अगर इसके नीचे मैं n लिख लूँ fn, तो ये हो जाएगा xn, इधर भी n आ जाएगा और इधर भी n आ जाएगा। तो जब आप n को वैल्यू 0 देंगे तो ये क्या हो जाएगा? f0, दिस इज यस सर। ये क्या हो जाएगा? x0 और y0 और ये y0। तो आपके पास ऑलरेडी x0 और y0 की वैल्यू सवाल में मौजूद है। मैंने शुरू में बता दिया कि x0 और y0 की वैल्यू मौजूद होगी। किधर मौजूद होगी यार? इधर ये कंडीशन देखें, दिस इज x0, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, दिस इज x0 एंड दिस इज y0। ये आप क्वेश्चन से उठा लें और कैलकुलेट करें तो आपके पास f0 की वैल्यू आ जाएगी। वो f0 इधर लाकर लगा ले, h के साथ मल्टीप्लाइड करें और y0 उसके साथ जमा करें, कौन सा रिजल्ट आएगा? y1। ठीक है, अब आप पुट करें n इज इक्वल टू 1, ये क्या? ये y2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। हाँ
और ये y1 और ये f1 स्टेप साइज क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा, अब जब इनको 1 दिया तो ये हो गया x1 प्लस y1, सही हुआ। जब आपने इनको 1 दिया तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। y1 की वैल्यू आपने पहले से इस फार्मूले में कैलकुलेट कर चुके हैं, y1 की वैल्यू हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। वो y1 की इधर वैल्यू डाल दूंगा, लेकिन x1 किधर से आएगा ये बताओ आप, x1 किधर से आएगा? x1 किधर से आएगा, ये मेन पॉइंट है। बस फिर आपको क्वेश्चन लेक्चर समझ आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो कंडीशंस गिवन है, देखो कंडीशंस को गौर से देखो। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन सवाल में फ़र्ज करे गिवन है। ये हो गई x0 की वैल्यू, तो x0 वैल्यू सर आला 0 x0 yes sir और y0 की वैल्यू 1। आपको सवाल में दिया जाता है स्टेप साइज, देखें ऊपर लाइन को देखो, सबको मैं कह रहा हूँ ऊपर लाइन को गौर से देखें। इनिशियल कंडीशन है फ्रॉम 0 टू 1, सही है। ये आपके पास x0 की वैल्यू हो गई, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई x0 की। आप लोग जब पेपर में या असाइनमेंट में सवाल सॉल्व करोगे तो इस तरह आपने करना है। इनिशियल कंडीशन की जो फर्स्ट वैल्यू है वो है x0। अब यहाँ पर आ जाएगा x1, ठीक है, मैंने लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा x2, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x2 और ये लास्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल x4 x3 x5 जो भी है वो डिपेंड करता है इस h पर। फॉर एग्जांपल आपके पास h है 0.2, हाँ ओ सरबस खान अब कैलकुलेट करो शाबाश। अगर आपके पास स्टेप साइज 0.2 है तो x0 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ 0.2 यस 0.2 स्टेप साइज 0.2 0.2 और x2 की वैल्यू 0.4 यस गुड, और x3 की वैल्यू 0.6 और यहाँ पर 0.8 और ये जो लास्ट वैल्यू है ये x4 कैलकुलेट करेगा, ये x4 आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी देखें आपके पास 0 0.2 0.4 0.6 0.8 तो मतलब 1 लास्ट में 1 आ जाएगा। तो x0 x1 हो गया 0.2, x2 हो गया 0.4, x3 हो गया 0.6, x4 हो गया 0.8 और x5 हो जाएगा 1। तो इस तरह आप लोगों ने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सम टाइम क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन होगी कि ये x की वैल्यू पर y कैलकुलेट करें, या अगर x की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो जो कंडीशंस आपको दिया गया है उसके लिए इस तरह एक लाइन ड्रा करें। x एक्सिस यहाँ पर x0 की वैल्यू पुट करें और यहाँ पर लास्ट वैल्यू पुट करें। वो जिस तरह इंटीग्रेशन में परसों हमने किया था सैमसन और ट्रापेजॉइडल रूल, इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर टू अपर फ्रॉम 0 to 1, यहाँ पर भी आपके पास बाउंड्री गिवन है कि फ्रॉम 0 to 1 फ्रॉम 0 to 4 जो भी बाउंड्री गिवन है उस बाउंड्री को डिस्ट्रीब्यूट करें अकॉर्डिंग टू द स्टेप साइज। तो एक x0 हो जाएगा, अगला x1 फिर x2 फिर x3 x4, इस तरह आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए मैं फार्मूले की तरफ वापस आता हूँ। जब मैं n इजिकल टू 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y0 और ये हो जाएगा f0 और दिस इज द स्टेप साइज। f0 f1 f2 किधर से आएगा? जो डेरिवेटिव वाला क्वेश्चंस आपको दिया गया है उसको आप f कह दें और उसको फिर आइट्रेशंस फार्मूला बनाएं fn xn प्लस yn, f0 तो x0 प्लस y0, x0 और y0 की वैल्यू शुरू में बाउंड्री में गिवन होगी वो इधर कैलकुलेट करें और फिर इधर आकर फार्मूले पुटिंग करें। फिर जब n इजिकल टू 1 तो ये y2 हो जाएगा। सॉरी इधर स्क्रीन की तरफ देखें, जब n इजिकल टू 1 पुट करूँगा तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1, ये y1 ऑलरेडी हमने पहले आइट्रेशन में कैलकुलेट किया होगा। y1 इधर डालूंगा, ये हो जाएगा f1। आप क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाएं, f1 x1 प्लस y1 की वैल्यू आपने पहले से कैलकुलेट की होगी वो इधर मैं पुटिंग करूँगा, x1 की वैल्यू उधर बाउंड्री से निकाल दूंगा, ये कैलकुलेट करूँगा, इधर आकर स्टेप साइज के साथ मल्टीप्लाइड करूँगा, जमा मनफी सारा सब कुछ करूँगा, सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर थर्ड सॉल्यूशन, फिर फोर्थ सॉल्यूशन वगैरह एंड सो ऑन। अब अगर आपको x की वैल्यूज़ गिवन है, फॉर एग्जांपल 3 वैल्यू गिवन है तो 3 बार आइट्रेशंस करना पड़ेगा, और अगर x की वैल्यू गिवन नहीं है, स्टेप साइज गिवन है,
तो अकॉर्डिंग टू द स्टेप साइज आप पूरी बाउंड्री को डिस्ट्रीब्यूट करें कि कितने आइट्रेशंस हमने करने हैं, फिर उस स्टेप साइज के मुताबिक आपको आइट्रेशंस की तादाद मालूम करनी पड़ेगी। सही है? सही है सर। अच्छा, तो बस इसमें अब कुछ नहीं है, मैं आगे जाता हूँ। आप यहाँ पे मैंने एक पूरा वो डिटेल लिखा है कि आइलर मेथड में क्या होगा। एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल गिवन होगा वाई डैश, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर नहीं आएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एफ के बराबर करो और फिर वाई नाट और एक्स नाट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी और फिर ये फार्मूले अप्लाई करें, वाई एन प्लस वन या वाई आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एन। बस ये शॉर्टकट फार्मूला है और यहाँ पर इसका पूरा वो डिटेल मौजूद है। बहरहाल मैं आपको एग्जांपल्स की तरफ ले जाता हूँ कि मैंने इसको कैसे, क्योंकि ऑलरेडी इस एग्जांपल में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, और बस हाँ कैलकुलेटर बदन सर रख ले। हाँ सही है सर। देखिए कारश्ता दाजकन द थियोरेन डायरेक्ट जक न्यूमेरिकल तजमा چې په مین پوینټ باندې پوه شئ، ځکه دې باندې ما اساینمنټس درکړي تاسو ته. پورټل باندې ما بیګا اساینمنټ اپلوډ کړی دی په دې ټاپک. صحیح ده سر. اور هغه زړه ټاپک راوړم، خیال چې ټاپک په دوباره همدغه شیر شو. لیکچر نمبر 2. اوکے हाँ, देखें मैंने यहाँ पर बिल्कुल जो एग्जांपल मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही एग्जांपल किया मैंने, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. सही सही है सर. और दिया गया है कि 0.8 तक कैलकुलेट करो, 0.8 तक अकॉर्डिंग टू द स्टेप साइज 0.2. तो जब आप स्टेप साइज को 0.2 पुट करोगे तो अगला x आपके पास आएगा 0.4. इस तरह है ना? यस सर. फिर आ जाएगा x2 की वैल्यू 0.4. सही? यस सर. फिर x की वैल्यू 0.6. ये आपको कहता है ना कि कैलकुलेट y एट x इज इक्वल टू 0.8. तो 0.8 तक आपने काम करना है. तो जब आपके पास स्टेप साइज वो खुद कहता है कि स्टेप साइज 0.2 है, तो एक बार x की वैल्यू है 0. देखें कंडीशन क्या बने, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. कंडीशन यही है कि x की वैल्यू 0, x नॉट 0, तो x1 कितना हो जाएगा 0.2. हाँ यस सर. और x2 यस सर. x2 कितना होगा 0.4 और x3 0.6 और x4 0.8. बस यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप होगा, आगे आपने क्वेश्चन नहीं करना है. तो इसका मतलब है x0 फर्स्ट आइट्रेशन, x1 सेकंड, x2 थर्ड और x3 फोर्थ और x4 फिफ्थ. 5 आइट्रेशंस करने पड़ेंगे. तो देखिए मैं फार्मूले की तरफ आया हूँ. yn प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इन टू एफ एन. एफ एन मीन के जहाँ पर x है वहाँ पे n डालो, जहाँ पे y है क्वेश्चन में वहाँ पे वाई एन डालो. एफ ऑफ दिस एफ फंक्शन इन द एफ फंक्शन देयर विल बी x एंड y. ये आपको ये बता रहा है कि फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर n लिखो, जहाँ पर y है वहाँ पर उसके साथ n लगाओ, तो फार्मूला बनेगा. जब आप n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो देखिए फार्मूले पुटिंग कर दिया. फॉर n इज इक्वल टू 0 y1 इज इक्वल टू वाई नाट प्लस एच एफ नाट. एफ नाट मीन जहाँ, ये देखिए मैंने ऑलरेडी साइट्स पर आपको बताया गया है कि एफ आपके पास कहाँ से आएगा. एफ आपके पास आएगा जो डेरिवेटिव वाला क्वेश्चंस गिवन है उसको एफ नाम दे दे. तो अब ये आपके पास हो जाएगा n, मतलब इसके नीचे बॉटम में n पुट करें एक्स एन प्लस वाई एन. तो एक्स एन प्लस वाई एन को पेयर में दूंगा एक्स नाट. तो एक्स नाट की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, देखिए एक्स नाट की वैल्यू, हाँ एक्स नाट की क्या वैल्यू है 0. एक्स नाट की वैल्यू है 0. देखें एक्स नाट 0 और वाई नाट 0, यहाँ पुटिंग कर रहा हूँ. आपका फंक्शन जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है x प्लस वाई. तो एक्स नाट प्लस वाई नाट की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाइड द फंक्शन, और फंक्शन क्या है x प्लस वाई. अब ये हो गया एक्स नाट प्लस वाई नाट.
एक्स नाट की वैल्यू ज़ीरो, वाई नाट की वैल्यू ज़ीरो। एक मिनट, मेरे ख्याल में एक बंदा कुछ कह रहा है कि सर मुझे अटेम्प्ट करवा दें। हाँ, कौन है? सैयद मोहम्मद वकास और हारिस मलिक, मलिक सेब राय। हाँ मलिक सेब संग है ओला ची परेशान मलिक है। ना हाँ, अरबाज खान इधर देखिए बस, चलो ये लोग आएंगे। एक वाई नाट की वैल्यू ज़ीरो, एक एच की वैल्यू 0.2, एक्स नाट प्लस वाई नाट। ये पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूँ कि इफ़ का मतलब वो क्वेश्चन, उसमें जहाँ पर वाई है, जहाँ पर एक्स है, उसको एक्स एन और वाई एन नाम दे दो। तो जब एन ज़ीरो पुट करोगे तो एक्स नाट प्लस वाई नाट। अब अगर इधर ये माइनस हो तो एक्स नाट माइनस वाई नाट। अगर ये एक्स बाई वाई हो, एक्स डिवाइड बाई वाई, तो एक्स नाट डिवाइड बाई वाई नाट। वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन जिस हालत में क्वेश्चंस गिवन होगा उसी हालत में उसमें फार्मूला बनाना पड़ता है। सही था अरबाज खान? सही है सर। ओके, तो एक्स नाट की वैल्यू ज़ीरो, वाई नाट की वैल्यू, यही सब कुछ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। वाई वन की वैल्यू ज़ीरो आ गई। अब बस जब सेकंड वैल्यू की तरफ जाता हूँ, जब सेकंड वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग इस पे काम शुरू करेगा कि आयलर मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन पर कैसे अप्लाई करते हैं। अब नो द सेकंड सॉल्यूशन फॉर n इज इक्वल टू 1, ये बनेगा, ये फार्मूले की तरफ, फार्मूला मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 1 में, ये बनेगा y2, ये बनेगा y1 प्लस h और f। अब f में जहाँ पर x होगा वो x1 होगा और जहाँ पर y होगा वो y1 होगा। हमारा क्वेश्चन डिफाइन है x1 प्लस y1 पे, x1 प्लस y1 पे। तो y1 की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है ना। देखें y1 की वैल्यू हमने Yes, sir. y1 की वैल्यू हमने फर्स्ट आइट्रेशन में कैलकुलेट कर दी। इधर ज़ीरो पुट करूँगा, इधर पुट करूँगा स्टेप साइज 0.2। 0.2 फैक्ट्स है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज द स्टेप साइज। आपकी वैल्यू जो चेंज होती है वो सिर्फ x की वैल्यू चेंज होगी। x की वैल्यू 0 से स्टार्ट है और फिर 0.2, फिर 0.4, 0.6, 0.8, 8 तक सही का। है। हाँ अच्छा, तो h की वैल्यू 0.2 पुट करूँगा। फंक्शन में Yes, x1, sir. फंक्शन में x1 कितना आएगा? अब x1 इधर 0.2. यस 0.2 और प्लस y की वैल्यू 0। ये देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की है, y1 प्लस h इंटू x1 प्लस y1, ये सब कुछ कैलकुलेट किया तो सेकंड सॉल्यूशन आ गया 0.02। सही? सही है सर। अच्छा, नो फॉर n इज इक्वल टू 2, फार्मूले में पुटिंग कर रहा हूँ, y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h इंटू फंक्शन। अब फंक्शन में जहाँ पर x है वो x2 हो जाएगा और जहाँ पर y है वो y2 हो जाएगा। और हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है x प्लस वाई से, तो x प्लस वाई मीन x2 प्लस y2। तो x2 की वैल्यू 0.4 और प्लस y2, Yes, sir. y2 की वैल्यू 0.04। y2 की वैल्यू प्रीवियस आइट्रेशन में ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है। तो ये सब कुछ कैलकुलेट किया तो दिस इज द थर्ड सॉल्यूशन। अब फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3 तो आपके पास क्वेश्चन में आएगा y4 इज इक्वल टू y3 प्लस h इंटू फंक्शन 8x3 एंड 8y3। तो y3 की वैल्यू है 0.128 प्लस द स्टेप साइज 0.2 मल्टीप्लाइड x3 प्लस y3। x3 की वैल्यू 0.6, हाँ सही है ना? Yes, sir. मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशंस किया है, आप मल्टीप्लाइड करो 0.6 मल्टीप्लाइड 0.128, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? 0.6 मल्टीप्लाइड, सॉरी प्लस प्लस लगाओ, x3 प्लस y3 है, x3 प्लस y3, तो 0.6 जमा 0.128 Yes, sir. कितना आ गया? 0.728. गुड। और इसको स्टेप साइज से मल्टीप्लाइड करो, ये अब देखें बाहर स्टेप साइज पड़ा है, स्टेप साइज 0.2 है और फिर वापस जमा करोगे इस y3 की वैल्यू के साथ, तो ये रिज़ल्ट आता है। और आगे जो लास्ट स्टेप करना है, वो है y5, और वो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि वो आप लोग खुद कैलकुलेट करें। सही है सर। आसान है ना, इजी है? सर पता नहीं अभी कोई और फिर आ रहा है। ये इरशाद अली को भी आज मसला है, और उज़ैर खान। ओके गुड, आज तो काफ़ी सारे बंदे आ गए, आखिरी दिन है तो धड़ाधड़ आ रहे हैं।
हाँ, मैं आपको दूसरे एग्जांपल लेके जा रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल है y डैश dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू या dy बाई डी टी। बाज़ औक़ात क्वेश्चन में डोमेन t होगा या डोमेन x होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चंस के पैटर्न को देखें। क्वेश्चन में कहाँ पर x है, कहाँ पर y है। y डैश इज इक्वल टू 9.8 माइनस 0.2 इंटू वाई, और कंडीशंस गिवन है y0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू भी 0। स्टेप साइज कितना गिवन है? 0.1। 0.1 वो हमें कहता है कि ज़्यादा कैलकुलेट मत करो, 0.1 पे कैलकुलेट करो, 0.2 पे, 0.3 पे, 0.4 पे। इसका मतलब है कि वही 5 आइट्रेशंस करने हैं। जब मैं फार्मूले पुट ऑन करूँगा n इज इक्वल टू 0, तो ये y1 और ये y0 प्लस h इंटू f0। अब आपके पास ऊपर देखिए फंक्शन पड़ा है, फंक्शन में y है बट x नहीं है। वो फंक्शन डिफाइन ऐसा है जिसमें डोमेन का कोई रोल नहीं है। राइट साइड पे देखो 9.8 माइनस 0.2 इंटू वाई, और बस खान इस तरह है ना। यस सर। तो अब आपके पास जस्ट यहाँ पर y0 की वैल्यू पुट होगी, क्योंकि जब आप n को 0 वैल्यू दोगे तो ये 9.8 फार्मूला कैसे बनेगा? 9.8 माइनस 0.2 yn फंक्शन वाला फार्मूला जो बनेगा। पिछले सवाल में फार्मूला फंक्शन का कैसे बना था? xn प्लस yn, xn प्लस yn। अब फंक्शन का फार्मूला कैसे बनेगा? एक फार्मूला है आइलर मेथड का फार्मूला, और एक फार्मूला उसमें जो f लगा है डेरिवेटिव वाला फंक्शन, उसका अपना फार्मूला बनता है। वो क्वेश्चन जिस तरह डिफाइन है, जहाँ पर x हो वहाँ पर xn लिखो, जहाँ पर y है वहाँ पे yn लगा लो, और फिर आप n को वैल्यू देते जाएं। n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। वो वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट करके इधर डायरेक्ट आकर फिर फार्मूले में जस्ट पुटिंग करें। फार्मूले में y0 की वैल्यू, स्टेप साइज की वैल्यू, और फर्स्ट फंक्शन जो आपने कैलकुलेट कर दिया। तो अब देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इधर y0 आएगा, y0 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, ये टर्म ख़त्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 9.8। हाँ, तो y0 की वैल्यू 0, फंक्शन की वैल्यू आ गई 9.8 मल्टीप्लाइड द स्टेप साइज। स्टेप साइज या इस तरफ मल्टीप्लाइड करो या इस तरफ पे मल्टीप्लाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ज़्यादातर फार्मूले में ये होता है इस तरह फार्मूला होते हैं, जो मैंने पिछले स्लाइड्स में हाईलाइट किया आपको मेन फार्मूला। ओ सॉरी, वो मेरे ख्याल में उस स्लाइड में चला गया। ये फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग द आइलर मेथड। ये आप इस तरह स्टैंडर्ड फार्मूला इस तरह लिखा करें, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h इंटू फंक्शन एट xn कामा yn। मतलब फंक्शन में xn का रोल होगा और yn का रोल होगा। तो ये मेन फार्मूला है, फार्मूले का असल पैटर्न यही है। तो कभी h इस साइड पर या उस साइड पर ये फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो y1 की वैल्यू आ गई 0.98। अब मैं जाता हूँ n इज इक्वल टू 1 पे, तो ये y2, ये y1 और ये फंक्शन 1 पे आ जाएगा। तो फंक्शन 1 पर उधर ये हो जाएगा y1। इस तरह है ना अरबाज खान? यस सर। ऑलरेडी तो x के कोई रोल नहीं ना, x क्वेश्चन में है नहीं, तो हम सिंपल y1 की वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू अब आपको पुटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में देखें, दिस इज x0, 0.1 x0 है, 0.2 x1, 0.3 x2 है, लेकिन वो क्वेश्चन में चूंकि वहाँ पर x है नहीं, इसलिए हम इधर x की वैल्यू पुट नहीं कर रहे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो वहाँ पर क्वेश्चन डिफाइन ऐसा है जिसके राइट साइड पर x नहीं है। सही है ना? सही है सर। अच्छा, गुड। तो y1 की वैल्यू है 0.98, और फंक्शन में जब 1 पुट करूँगा तो ये y1 हो जाएगा। तो 9.8 माइनस 0.2 इंटू y1 की वैल्यू, ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशंस किया है। दिस इज़ y1 प्लस फंक्शन कहाँ तक लिखा है मैंने? यहाँ पे पूरा फंक्शन भी लिखा है। ये देखिए फंक्शन यहाँ तक है, ये इधर तक, यस इधर तक। देखो इसको देखो जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, और ऊपर क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चन में क्या है? इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो, दोनों कलर्स को देखो। दिस इज़ f, कभी ये f0 होता है, कभी f1, कभी f2, कभी f3। 9.8 देखिए 9.8 फिर माइनस 0.2 इंटू y1, और दिस इज़ y1 की वैल्यू, और मल्टीप्लाइड बाय h, दिस इज़ h की वैल्यू। क्वेश्चन में गया होने की द स्टेप साइज इज़ 0.1। सही?
सही है सर। हाँ, अभी आगे कर सकते हैं आप लोग। यस सर। हाँ, मैं आपको इसमें कंक्लूजन बता रहा हूँ कि मेथड का एडवांटेजेस क्या है। आपको जब फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में बाउंड्री इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन थे तो तरीक़ाबाज साहब ने आपको उसके कई तरीक़ाकार बताए थे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बाय एग्जैक्ट फॉर्म, बाय लीनियर मेथड, बाय होमोजीनियस मेथड। मैं अगर इस सवाल को डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन से सॉल्व करूं एग्जैक्ट मेथड से, तो बस सिर्फ मुझे थोड़ा सा 5 मिनट दे दे। इसका मतलब होगा डी वाई बाई डी टी या फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करूँगा तो वाई माइनस 49, इससे 0.2 कामन कर दिया, वाई माइनस 49 इधर आएगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इसका भी हो गया, और यहाँ पर जो डी टी था या डी एक्स था उसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब इंटीग्रेशन लूँगा तो y का डेरिवेटिव 1 आता है, लिहाजा हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। 49 का डेरिवेटिव 0, नेचर लॉग ऑफ दिस, और इसका इंटीग्रेशन आएगा 0.2t क्योंकि यहाँ पर डोमेन ऑलरेडी 1 पड़ा है, प्लस c मीन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहरहाल मैं इसका इतना वो नहीं बता रहा, लेकिन आपको जस्ट इतना ये बता रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चंस का एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो आपको थर्ड सेमेस्टर वाले प्रोसेस करने पड़ते हैं, और ये वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है। ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया। कैसे आ गया, ये आपको पूरा वो थर्ड सेमेस्टर वाले डिफरेंशियल की तरफ जाना पड़ेगा, बल्कि मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करके बता रहा हूँ। ये मैंने इस साइड का नेचर लॉग ले लिया, इसका डेरिवेटिव ख़त्म हो गया। यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाइड डोमेन, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डोमेन 1 पड़ा था, तो जब मैं 0.2 को बाहर करूँगा तो 1 का इंटीग्रेशन, अगर ये dx है तो x आएगा, और अगर ये dt है तो t आएगा। और यहाँ पर जब मैं log को ख़त्म करूँगा, log तो एक्सपोनेंशियल लूँगा, यहाँ e अप्लाई हो गया, यहाँ पर भी e अप्लाई हो गया, और यहाँ पर भी e लगा गया। एक्सपोनेंशियल के साथ ये कैंसिल हो जाता है। वो जो e पावर c है उसको मैंने k के बराबर कर दिया ताकि कैलकुलेशन आसानी हो। तो आपके पास सॉल्यूशन आता है y इज इक्वल टू 49 प्लस k इंटू ई पावर माइनस 0.2t। अब इसमें ये जो k पड़ा है, दिस इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में ऐसा करते थे कि सर इनिशियल कंडीशन पुट करो तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है -49, और ये k की वैल्यू जब इधर वापस मैं सवाल में पुट करूँगा तो 49 कॉमन करूँगा तो 49 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 0.2t, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया। अब आप इस एग्जैक्ट सॉल्यूशन में ये जो t है या x है, इसमें x की ये वैल्यू पुट करते जाएं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो कुछ आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएंगे। और इस टेबल में देखो, अरबाज खान ये काम मैंने इसलिए थोड़ा सा मामूली टच कर दिया क्योंकि ये थर्ड सेमेस्टर वाला काम है। मैं आपको उस साइड पर नहीं ले जाता कि आपका काम डबल ना हो जाए। मैं जस्ट आपको इस फार्मूले का यूज़ बता रहा हूँ कि ये किस फार्मूले का अल्टरनेट जा रहा है, ये किस कोर्स का अल्टरनेट जा रहा है। ये उस कोर्स का अल्टरनेट जा रहा है जो आपने थर्ड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, और एक है ना? यस सर। आप लोगों ने वहाँ पर इस तरह के इंटीग्रेशंस अप्लाई किए थे तो आपके पास सॉल्यूशन आया था। उस सॉल्यूशन में कांस्टेंट इंटीग्रेशन था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको आपने C1 कहा था या C2 कहा था, मैंने उसको यहाँ पर K कहा। उस कांस्टेंट को मालूम करने के लिए इस तरह की कंडीशंस गिवन थे, वो कंडीशन हम पुट करते थे और वो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती थी। जिस तरह आप लोगों को मुसर्री ने वो बता दिया शुरू में कि हम इनिशियल कंडीशन पुट करते थे और उस सवाल के एंड में जो कांस्टेंट आता था वो वैल्यू फाइंड करते थे। अब इस सॉल्यूशन में ये डोमेन पड़ा है t या x पड़ा है, इसने आपको ऑलरेडी x की वैल्यूज़ बताई है कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ये सारे वैल्यूज़ जब आप इस सवाल में इधर इस आंसर में पुट करोगे तो ये आपके पास आएगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन। देखें, जब 0 पुट करूँगा तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन 0। देखें मैं 0 की तरफ इधर 0 पुट करूँ, ऊपर आपके पास डोमेन पड़ा है, e पावर 0 से 1 आएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाइड 49, 0, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया। क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आ गया? 0। अप्रॉक्सीमेट की तरफ जाओ, अप्रॉक्सीमेट इधर आपने कैलकुलेट किया है, अप्रॉक्सीमेट इधर खुद बताया जा रहा है कि जब x को 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 0। हाँ, वो शुरू में खुद बताया गया है कि x0, 0 मीन x0 इनिशियल वैल्यू, कि जब x0 की वैल्यू पुट करूँगा तो 0, तो अप्रॉक्सीमेट भी 0 है और एग्जैक्ट भी 0 है। एरर्स, नो एरर। और अगर आप परसेंट रिलेटिव एरर फाइंड करते तो परसेंट रिलेटिव एरर का ये फार्मूला था, एग्जैक्ट आंसर
minus approximate answer divided by exact answer multiplied by 100. This is called relative percent error. परसेंट रिलेटिव एरर. अब आप क्वेश्चन में पुट करिए 0.1, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि नो पुटिंग 0.1. जब मैंने 0.1 पुट किया तो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन क्या आ गया? अप्रॉक्सीमेट, हाँ, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन क्या आ गया अरबाज खाना? हेलो, देख सर जी 1.94. ना यार, स्लाइड तख्कारी पर स्लाइड होगा, देखिए y1 सॉल्यूशन कम से होते हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ x1 0.1. x1 वैल्यू, y1 की क्या वैल्यू आ गई? हाँ, y1 की क्या वैल्यू आ गई? हेलो, आवाज़ दर्जी लगा? यस सर. नंबर पर स्क्रीनों को रखना यार. जब x को हमने 0.1 पुट किया, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x 0.1, तो y1 की वैल्यू 0.98. ये जो हमने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए हैं, दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन. y1 की वैल्यू आ गई 0.1 पे. ये x1 ये x1 की वैल्यू है ना 0.1. यस सर. ना सॉरी, एक मिनट सबर. ये स्टेप एक स्टेप फॉरवर्ड जाता है. ये पॉइंट आप नोट करें. यहाँ x0 क्या था? x0 0, हाँ, यस सर. और y0 की वैल्यू 0. अब अगर आप इधर देख लें, ये है y1, हाँ, ये वैल्यू कैलकुलेट हो रही है x0 पर एक्चुअली, लेकिन इसका एक स्टेप फॉरवर्ड जाता है. ये एक स्टेप फॉरवर्ड जाता है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर हमने भी x0 पुट किया था. ये मैं पिछले सवाल की तरफ जाता हूँ, इधर आ जाओ. इधर भी हमने x0 पुट किया. ये देखो, पुट किया कि नहीं किया? यस सर. तो y1 की रिज़ल्ट क्या आ गई? 0. हालांकि क्वेश्चन में बताता है कि x0 पर y की वैल्यू 0 और इधर x0 पर y1 की वैल्यू 0. तो एक स्टेप फॉरवर्ड चला गया कि नहीं चला? यस सर. वरा पते खबर पोए के दिल तमा x0 पुट को कने x0 नो पकार को दऊ आयु छ x0 माने दा वैल्यू रहता होना शुरू की तक गे बंदी x0 0 तो y0 0. तो इसका ये मतलब है कि अब ये जो y1 की वैल्यू आ गई, ये x की बाउंड्री एक स्टेप आगे जा चुकी है. तो लास्ट में हमने जो वैल्यू पुट लगाई है ना, ये जो 0.2736 है, ये एक्चुअली आप 0.8 तक पहुंच गए. 0.8 तक हम पहुंच गए. ये एक स्टेप फॉरवर्ड जाता है. अरबाज खान अब ख्याल कंफ्यूज है पे पॉइंट, हाँ, आवाज़ गोरा दा से शेदे दा ब्रैकेट क्यों गोरा यो मिनट ज़्यादा हाईलाइट कम यार. ये हमने पिछले सेमेस्टर में क्लास में भी ये सारी बातें डिस्कस की थी. स्टूडेंट्स ने इस पर कन्फ्यूजन था. ये इस मेथड में ये है, ये पॉइंट, ये कन्फ्यूजन. ये है x0 की वैल्यू, हाँ, यस सर. तो ये क्या हो गई? y0 की वैल्यू. 1.8. अब अगर आपने y1 को कैलकुलेट किया तो y1 में क्या है? y1 में y0 है और x0 है, हाँ. यस. नजर माना खुब दा पकार दी से बदऊ है मां च द y1 द वैल्यू पर x0 हुआ था और ना दा पर x0 ना दा पर यो स्टेप मख के रवाने. x0 में देखो आगा वैल्यू दा पर x0 दा वैल्यू दा. सही था? सही था सर. देखें, मैं आपको अभी इस टेबल की तरफ ले आता हूँ. इधर देखो, जब मैंने x0 को 0 पुट किया तो y0 0, एग्जिट भी 0 और अप्रॉक्सीमेट भी 0. ये किधर से आ गई? वो सर में मुझे बता रहा है क्वेश्चन में जब x0 0 पुट करूँगा तो y0 की वैल्यू 0. अब जब मैं स्टेप साइज़ के मुताबिक 0.1 पुट करता हूँ तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आपको इधर शो हो रही है, इधर देखिए y1 की वैल्यू 0.98.
0.98 98 نو که ته خیال وکړې که نه د کوشچن کې دا یو سټیپ مخکې ځکه لاړو چې دلته دا د x ناټ ویلو څه ده دا 0 ده که نه ها yes او داسې دي 0.1 نو یو سټیپ مخکې لاړ نه د سټیپ سایز مطابق yes sir دغه وایم که نه چې د x دا ویلو یو سټیپ فارورډ ځي نو که ته دا ویلو وګورې که نه دا 0.2736 نو دا بس په 0.8 باندې کلکولیټ شو تاسو مخکې بل سټیپ مه کوئ دا اتومیټیکلی کلکولیټ شو ٹھیک ده صحیح ده sir دی بس مخکې ورسېدو دی اخري مطلب یو سټیپ باونډري به مخکې ځې او چې کله تا ته وایي چې کله ورته وایي چې په 0.8 پورې لاړ شه نو ته به اکچولی 0.6 پورې ځې ته به هغه باونډرۍ پورې هلته ورسې دا به داسې ووایو که نه ګوره تاسو اوس دې ځای کې دا کنفیوژن دی که نه دې لاینونو ته ګوره دا لاین دلته نه شروع شو دلته راغی نو که زه دې ته x ناٹ ویم که نه دلته اگر اس کو میں یہاں پر x ناٹ کہہ دوں تو یہ یہاں پہ پھر کیا ہو جائے گا x1 x1 کیونکہ آپ نے آلریڈی اسٹیپ سائز یوز کر دیا دس از ایچ کا مطلب اسٹیپ سائز جس طرح ہم نے ٹراپیزائڈ رول میں اسٹیپ سائز ہم اصل میں اندر ایریا کیلکولیٹ کر رہے ہیں لیکن اکارڈنگ ٹو دا باؤنڈری ہم یہاں تک پہنچ گئے ادھر تک پہنچ گئے ہم ٹھیک ہے صحیح ہے sir تو آپ اس کوشچن میں دوسرا ریزلٹ کیلکولیٹ مت کریں بس یہ ہے 0.8 پر تو میں آپ کو ادھر اس سوال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ x ناٹ پر y ناٹ کی ویلیو 0 اور x1 پر 0.1 پر y1 کی ویلیو 9.8 تو اس ٹیبل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب x کو 0.1 پٹ کروں گا ادھر ایگزٹ فارمولے میں اس ایگزٹ فارمولے میں 0.1 پٹ کریں اور کیلکولیٹ کریں تو آپ کا ایگزٹ آنسر آئے گا 0.97 اور جو اپراکسیمیٹ آنسر ہے اپراکسیمیٹ آنسر ادھر دیکھو 0.98 y1 کی ویلیو 0.98 اب آپ پٹنگ کریں 0.2 ایگزٹ میں بھی اور اپراکسیمیٹ میں بھی ایگزٹ آنسر ہے 0.92 اور اپراکسیمیٹ آنسر ہے 1.94 کدھر ہے یہ دیکھیں y2 کی ویلیو 1.94 کہا نہیں دیتا yes sir ہاں اب اس کویشچن میں پٹ کرے x کی ویلو 0.3 کیونکہ آلریڈی وہ مجھے بتا رہا ہے کہ 0.1 0.2 0.3 0.4 تو جب 0.3 پٹ کروں گا تو ایگزیکٹ آنسر آتا ہے 2.85 اور اپراکسیمیٹ آنسر کو دیکھو اپراکسیمیٹ آنسر ہے 2.88 اپراکسیمیٹ ہیں اور 2.85 ایگزیکٹ آنسر ہے اب آگے 0.4 ادھر پٹ کرے تو ایگزٹ بھی آ جائے گا اور اپراکسیمیٹ بھی آ جائے گا اور وہ میں نے یہاں پر آلریڈی یہ کیا ہے دیکھیں جب آلریڈی دوسرا ایک سٹیپ آگے کروں گا تو یہ آئے گا 0.4 پر یہ رزلٹ آ گیا 3.80 اپراکسیمیٹ آنسر اور 2.88 ہے 0. ہاں ادھر وہ نہیں ہے وہ میں نے نہیں کیا وہ آپ پھر خود کر لیں. اچھا اب اگلا ایگزامپل یہ اگلا ایگزامپل چینج ہو گیا dy بائی ڈی ایکس از اکول ٹو 4 مائنس ٹی پلس 2y ٹی کو آپ x لے لیں فار ایگزامپل 4 مائنس ایکس پلس 2y تو یہ x ناٹ اور یہ y1 پھر یہ نیکسٹ آئٹریشن کے لیے یہ x1 اور یہ y1 پھر اگلے آئٹریشن کے لیے یہ x2 اور یہ y2 اس کو پٹنگ کا ولیش ہے ہاں ارباز خان ہیلو یس سر اوور پوٹنگ سر. اچھا اس میں اسٹیپ سائز آپ کے پاس گیون ہے 0.1 تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں x کو ویلو 1 دے دوں اگر شروعات میں 1 سے کروں تو وہ آلریڈی اسٹیپ سائز کو یوز کر رہا ہے کس طرح دیکھیں اور وہ کہہ رہا ہے نا کہ اسٹیپ سائز آپ کے پاس فکس ہے 0.1 یہ ویلو یا آپ اسٹیپ سائز کے مطابق لے لیں یا آپ کو کویشچن میں گیون ہوتی ہے او زدا وایم کنه ارباز خانه ماما زه یو کس ټیم کې مده اخیری کوېشن کوم د جواب راکې نه بیا لیکچر ختمم ځکه دا کوېشن مته تاسو مانه اسایمنټس کې بیا کوي دالته کې ما په اسایمنټ کې ورکړی دی دا یو زبیر راغی او دی همیشه په کلاس کې لیټي او بیا ماته په ګروپ کې د دنیا میسجونه کوي سر دا ایکس کم نه رالی او سر دا وای د کم نه رالی دی ما نه بل سوال کې د جواب نه ورکوم اور بس خان دې کوېشن ته ریډي شغه چې ته مال جواب راکې دا نور به مګوري اوس په کې ویخي و به کني بیا په دوباره ته پوښتنه کې بیا جواب نه ورکوم
ځکه اسایمنټ ولزه एक्साइनमेंट से दर हम को दोबारा दी थे भी एक्सप्लेन को چې دا څه کو دا څه کنه دا اسایمنट خدای ته نه وی کنه پکار ته सुधा خپل होके देखें अगर सवाल में आपको स्टेप साइज गिवन है और x की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप स्टेप साइज के मुताबिक x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इधर से शुरू आप करोगे 1 से 0 से सॉरी ये x की वैल्यू है 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक तो स्टेप साइज के मुताबिक इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड सो ऑन ये काफ़ी तकरीबन बहुत ज़्यादा वैल्यू x की आ रही है लेकिन अगर सवाल में x की वैल्यू गिवन है तो ये फ्री है ये आगे 1 को भी क्रॉस कर रहा है x की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 तो अगर ये वैल्यू गिवन है तो स्टेप साइज इधर फार्मूले में फिक्स पड़ा होता है h आपने h की यही वैल्यू ऑलरेडी पुट करनी होगी सिर्फ x को चेंज करते जाओ x0 की वैल्यू 0 x1 की वैल्यू 1 x2 की वैल्यू 2 x3 की वैल्यू 3 x4 की वैल्यू 4 तो अगर सवाल में ये वैल्यू गिवन है तो आप x को ये यूज़ करें और अगर x की वैल्यू गिवन नहीं है और स्टेप साइज सिर्फ गिवन है तो फिर आप इस बाउंड्री को डिस्ट्रीब्यूट करोगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप साइज बेहतर सर सिर्फ दायो बाउंड्री दा 0 ना वाला 1 अपोरे दा बाउंड्री में डिस्ट्रीब्यूट के यस सर और अगर इस तरह है ना कि x की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं एक और पॉइंट बताता हूँ जो मैंने पोर्टल पर असाइनमेंट में लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं x की वैल्यू इस तरह शो करता हूँ कि x की वैल्यू 0 से लेकर या मैं लिखता हूँ कि 1 से लेकर 2 तक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह लिखता हूँ कि x की वैल्यू फ्राम 1 to 2 1 से ग्रेटर और 2 से कम या 1 के बराबर और 2 के बराबर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 2 अगर मैंने डोमेन इस तरह इंडिकेट किया हो तो फिर आप इस h के मुताबिक इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये h तो बहुत कम है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि h इज़ इक्वल टू 0.5 मैंने h को 0.5 लिया हाँ तो h की वैल्यू का x की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी कहाँ पे ख़त्म होगी और दरमियान में कौन कौन सी वैल्यू आएगी शाबाश ये जवाब दे दे स्टेप साइज मैंने कंसिडर किया 0.5 और x की वैल्यू मैंने यूज़ की 1 से लेकर 2 तक सर जी 1.5 बाय 2 हाँ पहले वैल्यू 1 होगी ना x0 यस सर x0 या x0 की वैल्यू आप इधर बाउंड्री से लोगे एक मिनट ये मैं बता रहा हूँ x0 की वैल्यू आप यहाँ बाउंड्री से ले लेंगे x0 और y0 ये तो आपने डेफिनेटली आपको यहाँ से लेना पड़ेगा x0 की वैल्यू ठीक है तो फिर आप स्टेप साइज जमा करें और अगली वैल्यू जो भी आ रही है फॉर एग्जांपल मेरा सवाल 1 से स्टार्ट है बाउंड्री मेरे पास 1 से स्टार्ट है तो x0 की वैल्यू 1 फिर 1.5 और फिर सॉरी हाँ 1.5 और फिर 2 इस तरह चली जाएगी तो मैंने पोर्टल पर जो 2 क्वेश्चंस दिए हैं उसमें एक में x की वैल्यू गिवन है कि x की वैल्यू ये ले लो स्टेप साइज भी गिवन है और एक क्वेश्चन में मैंने जस्ट इस तरह के इंटरवल शो किया है और स्टेप साइज शो किया है उस स्टेप साइज को लेकर उस बाउंड्री को डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपके पास फिर पता चल जाएगा कि अब हमें कितने स्टेप्स करने चाहिए ठीक है और सही है सर और अगर इस तरह एग्जिट सॉल्यूशन डिमांड आ जाए कि एग्जिट सॉल्यूशन फाइंड करें तो फिर आपको 3rd सेमेस्टर वाला पूरा डिफरेंशियल याद करना बहरहाल वो इतना ज़्यादा मुश्किल काम आप पेनी में नहीं डाल रहा हूँ अगर किसी क्वेश्चन में मैंने एग्जिट सॉल्यूशन इस तरह गिवन किया है तो फिर आपके पास जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन आया है उसको आप एग्जिट सॉल्यूशन के साथ किस तरह कंपेयर करोगे ये जो x की वैल्यू आपने खुद निकाली है इस x की वैल्यू इधर पुट करते जाएं एक एग्जिट सॉल्यूशन में जिस तरह आप लोगों ने वो मिड वाले कोर्स में किया था एग्जिट सॉल्यूशन में x की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 जो भी वैल्यू गिवन है एग्जिट वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन आपने ऑलरेडी आयलर मेथड से कैलकुलेट किए होंगे दोनों को कंपेयर करते जाएं आपके पास एरर्स आ जाएगा तो मैंने इस पर इतना डिटेल इसलिए बता दिया और यहाँ पर देखें ये मैंने टेबल बनाया है एग्जिट आंसर फिर अप्रॉक्सीमेट आंसर h की वैल्यू 0 फिर 0.1 0.2 0.3 4 उस गोरा अफगानिया देखो गोरा ये बाउंड्री यहाँ 0 से स्टार्ट है हाँ 0 से स्टार्ट है और कहाँ पे ख़त्म हो गई 1 पे क्यों क्योंकि सवाल में ये देखिए बाउंड्री 0 से लेकर 1 0 से लेकर लेकिन प्रॉब्लम में अंदर देखे वो कहता है कि नहीं
मुझे इस बाउंड्री के अंदर काम मत कराओ, मुझे बाउंड्री से बाहर काम करके दिखाओ। x की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये तो आप इस बाउंड्री से बाहर काम कर रहे हैं। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू वो होती है जिसमें आपको जस्ट एक पॉइंट गिवन होता है, शुरू वाली पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ये ऑलरेडी आगे बहुत सारे पॉइंट्स और भी है। ये बहुत सारे पॉइंट्स क्या कि जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1.6, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2.3, जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3.1, जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4.1, और जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। वो असल में आपको इधर फ्री कर रहा है कि एक वैल्यू तो आपको मैंने गिवन की है कि जब x की वैल्यू 0 तो आंसर 1। आप मुझे इस पर कैलकुलेशन दिखाओ कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन में y की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की क्या वैल्यू होगी। तो अगर ये x की वैल्यू गिवन ना हो तो फिर आप इस बाउंड्री को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें अकॉर्डिंग टू द स्टेप साइज। तो इसमें स्टेप साइज चूँकि 0.1 है और मैंने यहाँ पर बाउंड्री को देखो मैंने हाईलाइट कर दिए कि 0 से लेकर 1 तक मैंने, तो तकरीबन ये 10 वैल्यू आ रहे हैं। और ये एग्जैक्ट आंसर सेकंड कॉलम में, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर थर्ड कॉलम में, ये दोनों में एरर और ये दोनों में परसेंटेज एरर। अब नेक्स्ट टेबल देखो, नेक्स्ट टेबल में मैंने स्टेप साइज को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। अगर फर्स्ट वैल्यू 0 है तो अगली वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। इसमें स्टेप साइज कितना है? हाँ 1 सर 1। हाँ बस ये 1 था। हाँ, तो क्वेश्चन में बाज़ों का स्टेप साइज चेंज भी हो सकतेगा। आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा और 2 डिफरेंट स्टेप साइज दिए जाएंगे, तो उसका सिर्फ रोल ये होगा कि सम टाइम बाउंड्री बहुत ज़्यादा कम होगी और अगर स्टेप साइज बहुत ज़्यादा कम है तो आइट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। अगर स्टेप साइज कम आपने ले लिया तो आइट्रेशंस आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, और अगर स्टेप साइज आपने ज़्यादा लिया तो आपको आइट्रेशंस कम करनी पड़ेंगे क्योंकि आप बहुत जल्द फाइनल बाउंड्री पे पहुंच जाएंगे। अगर स्टेप साइज़ ज़्यादा लोगे तो बहुत जल्द फाइनल बाउंड्री पर आप पहुंच जाते हैं। तो एक पॉइंट और नोट किया, अगर आपको मैं क्वेश्चन में फ्री कर दूं कि टेक द स्टेप साइज़, अपनी तरफ से खुद स्टेप साइज़ ले लो, तो आपको मैंने एक लॉजिक बता दिया कि बाउंड्री के अंदर कभी स्टेप साइज़ कम मत लो, नुकसान बस की हालांकि अफगानी नुकसान बसरा दीजिए स्टेप साइज़ कम वाखला स्टेप साइज कम वाल सजी इटरेशन बहुत बिया ज्यादा को सर आपका ना बिया बदी कैलकुलेशन ढेर ज़्यादा रहा वानी। हाँ यस सर बस दा लेक्चर दा ख़त्म शो दी मैंने दादी बिया गोरा माँ यो ग्राफ हम डिस्कस करे दे कैसे ग्राफ है। ये एग्जैक्ट आंसर है 119 1.9 समथिंग और ये अप्रॉक्सीमेट आंसर। ये रेड कलर जो है ये एग्जैक्ट आंसर का ग्राफ शो कर रहा है और ये जो ब्लू कलर है ये अप्रॉक्सीमेट ग्राफ शो कर रहे हैं। तकरीबन 0.2 तक, जब x की वैल्यू 0.2 मतलब कहाँ से स्टार्ट है 0 1 2 3 4, 0 और 1 के दरमियान में देखें, 0 और 1 के दरमियान में एग्जैक्ट आंसर 1, अप्रॉक्सीमेट भी 1, एग्जैक्ट आंसर 19, अप्रॉक्सीमेट 15, लेकिन 0 और 1 के दरमियान में एरर्स कम आएंगे। वो आप इधर ग्राफ से देखें, ये x की वैल्यू है 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और लास्ट है वैल्यू 1। द y वाले वैल्यू और द y वाले वैल्यू ज़ुबैर दे ग्राफ तरतीब मैदान पोए के y की वैल्यू 0 फिर 2, 0 और 2 के दरमियान y की कौन कौन से वैल्यूज़ आ रही है? 1 रवान दे दा चे कम पॉइंट पर 1 वलार दे गोरखा दलते दज़ लगनोरम हाईलाइट कमा एक में। जब मैंने x की वैल्यू 0 किया और तो y की वैल्यू 1, दिस इज़ x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 इधर पड़ा है, छोटा सा मैंने डार्ट लगाया। तो एग्जैक्ट भी 1 है, एग्जैक्ट भी 1 है और अप्रॉक्सीमेट भी 1 है। दोनों ग्राफुनो को तक दीजे के बिल्कुल जोखरा रवान दी दस दा यस सर और दे दीजे ना पस दे रो दे गोर दे ना पस दे रो जुदा की दा एरर्स पकड़ा रवान दी दा ग्राफ रो रवान दा गोर दन मैदान पके तखेमा दा दन गोर एरिया रो डेर से वाकी। हाँ यस सर आखिरी पॉइंट मान एरर्स हो गोर आखिरी पॉइंट मान एरर। लास्ट पॉइंट हमारे पास है 4, x की वैल्यू 4 नहीं बल्कि फॉर एग्जांपल 1 देखें, लास्ट वैल्यू हमारे पास है x की वैल्यू 1 द 1 दे, ठीक है।
वन पर एग्जैक्ट आंसर है 19। ए 19 इधर पड़ा है, इधर ए 19 इधर पड़ा है, डाले हाँ। और एग्जैक्ट तो हो रहा, एग्जैक्ट से 15 सॉरी अप्रॉक्सीमेट 15 दे नो यस 15 बदल तराश ये delta डाले दोनों के गैप तो होगा सोना घट गैप पकड़ रहा है 19 और 15 Yes, sir. 19 और 15 के डेढ़ ज़्यादा एरर्स दी बाहर अलदा था उस तमाम से दा खुदल से 3rd सेमेस्टर की तसरगुर सोना लंबा चौड़ा मेथड्स दी करना अलता के बता पूरे दर्द सर होता है डिफरेंशियल नहीं दे सर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल दे और इंटीग्रेशंस दे या होमोजेनियस दे या लीनियर दे न्यूमेरिकल था तो सोना आसान फार्मूला दर कई न्यूमेरिकल था तो वही आसान राशा करना बस खुद दे बताता एग्जैक्ट आंसर न दर बस दगा यो फॉल्ट दे बके चे आंसर बदले अप्रॉक्सीमेट दर कई ठीक था यस सही है। नो उसमें से क्वेश्चन था यस सर। क्वेश्चन था वाया ये दागा 2 नंबर एग्जांपल की सर जी ये वैल्यू 49 दा 49 दिखम से ना रहा एग्जांपल नंबर 2 ये टेबल की याद है नो सर दी किने देना बेकर डेल्टा नो सर देना दागा दे यस देना बात के देना बात के सर दा याद है करना यस सर दा यो दा exact- दागा शो دا چې ته په کاغذ اوس د کوېشنو باسي ګوره د دې نه 0.2 کامن کا 0.2 اوپر 49 ملټیپلائड कैसे राजी शाबाश मल्टीप्लाइड का 0.2 और 49 मल्टीप्लाइड का ऐसे ना मां गलत सतनी लगोले यस सर राजी थे देना रालो बैक पॉइंट यस सर सही शो बस सर ठीक शो करना बता बया मां सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ته دې فټ کړی دی چې انټیګریشن یې واخلم دلته چې کله دې سپریشن اف ویریبل شي کنه نو په دې باندې د انټیګریشن اپلای شو دا ټیکینګ انټیګریشن دلته م انټیګریشن او دلته م انټیګریشن اپلای شو دا کانسټنټ ته باروزی دلته 1 پاتې شي نو د 1 انټیګریشن درالو ټي او دا پلس سی مین کانسټنټ اف انټیګریشن نو دې بیا ما دا لا ختم کړی دی y = 49 प्लस के ई पावर माइनस 2t असं केलं दे दा पास ई दा ई पावर सी ई पावर दादा से बोई गोरा ई पावर 0.2 t 0.2 और दा t 0.2 t प्लस भले ई दा सी دا دوه خپل کې جدا دي دلته کې یو ای دا سره دلته پراته ده نو بیس مې ورته یو واغشته یو بیس دا یو بیس کټ شو کنه او پاور 8 شو صحیح ده سر چې یو بیس کټ شو پاور 8 شو نو بیا مې چل کړی دلته چې کوم دا چې ته ځان ځنه لیکي کنه د مېس کې ورډ ډاټ واچي ډاټ دا پلس پکټ شي کنه دا پلس यस सर چې ډاټ واچو نو دا ای پاور -2t په خپل ځای پاتې شو او دا ای پاور سی نه ده د ای پاور سی په ځای مې دا دی ولګولو کې چې دا څه کې ما سره یو کې پاتې شي یو کې یو کانسټنټ پاتې شي نو چې یو کانسټنټ کله پاتې شو دا کوېشن لګ ډیر شارټ شي دا ای یو پیر رااله دلته دو پیر ای را روانه نو یو ای می ورته ورواچوله بیا مې څه چلو کو دې کې مې باونډري کنډیشن پټ کړل دی وایي چې د x ویلیو 0 ده د y ویلیو پی 0 دلته y 0 پټ شو دلته y 0 پټ شو او دلته ډومین 0 پټ شو نو ای پاور 0 د 1 برابر شو k + 49 اخو ورور دی نو -49 نو د دې انسر کې بل د k په ځای باندې بیا 49 واچي د انسر کې د k په ځای 49 49 چې کله بیا کامن کې دا تاسو ایگزیکټ انسر راغلی صحیح ده سر خوستا 49 د دې ځای راغلی دی نه 0.2 ما کامن کړی دا سپریشن اف ویریبل تر کوېشن جوړوم چې دا سال شي بای صحیح سپریشن ده سر ٹھیک شو اوکے بل څه کوېشن شته نو سر ها ګور دا لیکچر ختم شو 5 تاریخ نستاسو ایگزام وی نو بس نن نستاسو بیا دا لاست کلاس وی ځم په ډیټیل سره ځان پوي کې تاسو پورټل باندې ما اسایمنټس پورن اپلوډ کړی دي کوشش دا وکړئ چې پیپر نه مخکې دا سبمټ شي یو باندې 3 تاریخ لاست ډیټ ته بل باندې 4 لاست ډیټ ته او بیا به ان شاء الله دا غینه پس پیپر او لیکچر ټول په پورټل هم پرتی دي وسره ویډیوز هم پراتی دي شروع شه د فائنل نه لاست د فائنل
کورس ټول وګورئ چې یاره څه پکې چېرته پاتې را پاتې دي ویډیوز د تاسو سره نوي ما ته بیا ووایئ سر دا شیز پکار دی خو په پورټل باندې A to Z هر یو شیز پروت دی ټیک ده هغه مو سره وګورئ چې څه رایي نو بس انشاءالله کنټیکټ کوئ چې څونه کلاسونو زمانه چې څونه کېدله یو کلاس مې ته نه دی ضایع کړی که بیمار وو که باران وو که هر څه چل چې خو تاسو ته مو ځان را رسولی دی صحیح ده باقي چې اوس تاسو باقي چې تاسو نه خو انشاءالله به نه پاتې کېږي ځکه تاسو ښه محنت وکړو دونه کریټیکل دغه کې سچویشنز کې مو کلاسونه واغېستل چا سره که نیټ نو هغه بیا هم بندوبست کړی دی کلاس یې اخیستی دی او مونږ خو د نه سپیشلي مو طارق عباس صاحب نه ښه خوشحاله یو ځکه چې کلاس ته ښه ریګولر تاسو راځئ هغه سره او ما سره همدغه 14-15 سټوډنټس را روان دي تاسو ټول کلاس کې آی تھنک 17 دي دا یو دوه پکې چې تا خوا دې خوا شي کله کله د افغاني خوا دې خوا شي او بیا چې کله لګا دی وسه فایده راوځي سر د دې به برابر کم خو لږ څه ورکا دې ماته بیا په واتس اپ په ګروپ کې لګیا میسجونه کوي سر دا کوېشن چاته نه راو دا پرابلم چاته نه راو هغه چلې او دا چلې سر هغه ډېر مسلې ماته وی سر ها دا نن خدای راغلی دی ماته بیګا وی زما ډېر مسلې ماته بیګا څه تاسو کو دوی سر نه نه خیر دا خو څه وایم تاسو ما نه وګورئ چې هر ټیم تاسو کوي دته ما د شپې 11-12 بجې جواب ورکړی دی چې څه تاسو کړی دی ورکړی دی دا نو جی سر او تاسو خپل میسجونه وګورئ دا ټیم په کې پروت دي چې به د خوب ټیم ما ورته بیا هم ریپلی ورکړي بالکل جی بیګا ما کړو ټیبلټ نو بیا ما دا غي جواب درکړم دی جی بالکل ها نو اوس بهر حال داسې چلې چې میټ کې مو مارس خره غلي دي فائنل تم کوشش دا وکړي چې دا مارس مو دا شانتي برقرار وي ټیک ده صحیح او زه اټینډنس واخلم کنه که دلته څه مسله نه نو بیا دا اټینډنس کافي دی اذروایز بیا سکرین شاټ واخلم دا ګوګل میټ کله کله مسله کوي دما چې لوډ سیوا شي نو دی بیا تنګول کوي واخلئ سر نه بس راولو زه اټینډنس ما سره راغی صحیح ده سر څه کوېشن خو مو نشته کنه نشته سر دا اسایمنټ زکه وګورئ کنه چې دې کې دا یو لیک دا نن لیکچر دی پکې دا لیک ټف را روان دی کنه دې کې به تل لیک مسلې راځي په باونډري مونډري کې بیا ما سره ډیسکس کړي خیر دی ٹھیک شو صحیح ده سر صحیح دا لیکچر سر دی دا نن دا ډسکشن والا لګ په پورټل باندې ورکې سر دا سره دې کې خو مې ګورې یې په ګروپ کې شیر کړئ سر نو څه کې وسره دې کې چې دینه به دوباره به یو د کې تاسو ډېر مهم پوینټس دي سر او کنه دې کې خبرې ډېرې دا خبر دې کې شک نشته خو خیر خو ته دا کوم ویډیو چې دې ګورې کنه تیوري والا ویډیو باندې ډېر نه پوهیږي دا ویډیو نمبر 2 نه دا دې کې چې کومه کې پرابلم سار شوی دي دا غي ویډیو ګورم دا ټول ډسکشن پکې دی یس ٹھیک شو زه بیره تاسو ته او شي ان شاء الله مې له بچ درنه سکندر ته څنګه ښه کې د سر تاسو ښه بس ټاپ راغلی ځان دې غلې غړې بس سر تاسو مسکو نور کا ټاپ راغلی خوشالي هو تاسو مسکو جزاک الله مهرباني زه ان شاء الله به ان شاء الله غب لګو ٹھیک شو اوکے صحیح اوکے تھینک یو الله حافظ